तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे फेंग को वो पावर मिलती है जिसे लोग हेवनली थंडर कहते हैं, और इसके बाद गोल्डन ड्रैगन भी उसका साथ दे रहा था। फेंग सेक्टर ज्वाइन कर चुका था। यहाँ उसे अपनी फैमिली से कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसे परेशान करने आए थे, मगर फेंग की पावर देखकर वो भी डर जाते हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है अगले दिन से। फेंग लगभग रात के सिर्फ कंडीशन में ये लगा हुआ था। अब वो बाहर निकल कर आता है तो उसे आज माउंटेन पर जाना था। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स को माउंटेन पर ही बुलाया है, पर अब जब वो गेट खोलता है तो सामने बहुत सारे लोगों को देखता है। अब फेंग तो डर गया था, लेकिन असल में ये सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि वो फेंग को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। फेंग ने खुद को साबित किया है, इसीलिए ये चाहते थे कि फेंग उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। असल में यहाँ सेक्टर में कई सारे ग्रुप है, यहाँ तक कि अभी वो लीडर जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था वो भी यहाँ पर आया हुआ था और फेंग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लेकिन अब फेंग कहता है कि नहीं, मुझे उसमें भी अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना चाहता। और फिर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बाहर तो और भी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। वो सारे के सारे अलग अलग ग्रुप से थे। वो सभी बार बार कह रहे थे कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि फेंग की पावर का पता वहाँ पर हर ग्रुप वाले लीडर को लग चुका है। अगर फेंग उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो इससे उनके ग्रुप की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर फेंग को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, वो आगे बढ़ जाता है। अभी हम उसे बता रहे थे कि अगर वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो इसमें उसका ही फायदा है। हमारे फेंग को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो सबको मना कर देता है। तभी दो लड़के वहाँ पर आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखकर शॉक थे। वो दोनों विंग अलायंस ग्रुप से थे। इस ग्रुप का वहाँ बहुत नाम चलता है और ये खुद भी ऐसे ही किसी को भी अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करते। अब वो दोनों फेंग से कहते हैं कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें खुद शू याओ ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। वैसे गाइस, ये शू याओ वो एल्डर शू नहीं है। वो दोनों कहते हैं कि उन्हीं की वजह से हम तुमसे मिलने आए हैं, मगर फेंग इनसे भी कह देता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना, और वैसे भी मैं किसी शू याओ को नहीं जानता। अब ये बात सुनकर दोनों ही लड़के बहुत शॉक थे और साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी शॉक लग रहे थे। इसके बाद हम उन मास्टर को देखते हैं जिन्होंने कल्टिवेटर्स को टेस्ट के पहले गाइड किया था। वो सब कल्टीवेशन में एक वो कर रहे थे, तभी उनके साथ वाला आदमी उन्हें बताता है कि फेंग ने हर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया है। वो बताता है कि फेंग के विन अलायंस ग्रुप में भी नहीं जाना चाहता। अब वो मास्टर ये बात सुनकर शॉक थे। वो कहते हैं कि कमाल की बात है। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सेक्टर के एक बहुत ही फेमस माउंटेन पर। ये माउंटेन मेडिसिन के लिए फेमस है। यहाँ पर उन सभी को एक पर्पल से लाया गया था। वो कहती है कि यहाँ इस माउंटेन पर तुम्हें एलेक्सस हेयर हंटिंग के लिए लाया गया है। तुम जितने मर्जी चाहो यहाँ से उतनी मेडिसिन उठा सकते हो, जिससे तुम जितने चाहे एलेक्सस बना सकते हो। हालांकि सब लोग वेट के हिसाब से ही एक लिमिट में ले सकते थे, क्योंकि स्टोरेज के लिए कोई टूल उनके पास है नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कोई कितना ही वजन उठा पाएगा। एल्डर शू यहाँ पर कह रही थी कि ये तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें किस तरह की मेडिसिन चाहिए। वैसे ये सब इसलिए किया जाता है जिससे डेसिपल्स की नॉलेज बढ़े, मगर यहाँ पर एल्डर शू सभी से कहते हैं कि फॉरबिडन एरिया के आगे कोई भी नहीं जाएगा। अब सब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो इस पर एल्डर शू बताती है कि वहाँ जो भी गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, इसलिए तुम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा तो ही अच्छा है। सब लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ को थोड़ा ही अंदर आने पर मेडिसिन दिख गई थी, लेकिन अब पहले वो मेडिसिन निकल नहीं रही थी, और जब वो पूरी ताकत लगाते हैं तो वो मेडिसिन खुद ब खुद वहां से भागने लगी थी। फेंग सोचता है कि अगर मैं भीड़ के पीछे गया तो कभी भी काम की चीज नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब फेंग के अपने अंदर की उस आवाज से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो वो आवाज शायद उस ड्रैगन की है, लेकिन पक्का नहीं पता, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर वो मान लेता है कि हाँ, वो ड्रैगन की ही आवाज है। तो अब ड्रैगन कहता है कि कुछ नहीं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो इनके यहाँ से जाने का। अब फेंग बैठ जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में सबसे रेयरेस्ट चीज मुझे कहाँ मिलेगी जो कि बहुत काम की होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे पता है, तो मैं उसे फॉरवर्डिंग एरिया के आगे जाना होगा। फेंग कहता है कि वहां जाने से तो एल्डर ने मना किया है, लेकिन आवाज आती है कि नहीं, अगर तुम्हें सबसे अच्छी चीज चाहिए तो तुम्हें वही मिलेगी। फेंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। हम देखते हैं कि जब फेंग उस जगह जा रहा था तभी एक लड़की फेंग की बात सुन लेती है। उसे वैसे ड्रैगन की आवाज तो नहीं सुनाई दी थी, पर वो कह रही थी कि ना जाने ये बेवकूफ किससे बात कर रहा था, लगता है मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए, शायद मुझे वहां पर कुछ अच्छा मिल सके। अब फेंग उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां वो ड्रैगन उससे बात कर रहा था। वैसे यहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था।
वो बात करते जा रहे थे। ड्रैगन फेंग को बता रहा था कि तुम्हारे पास डिवाइन थंडर की पावर आ चुकी है। फेंग को कुछ भी नहीं पता था। अब सामने से थोड़ा सा कोहरा हटता है और फिर हम देखते हैं कि अभी वो लड़की जो कि फेंग के पीछे पीछे आ रही थी वो वहीं पर पहुंच चुकी थी। वो फेंग को देखकर कहती है कि बेवकूफ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम यहाँ फॉरबिडन एरिया में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर आई हो। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हारे कारण यहाँ आई हूँ। अब फेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रही थी। मगर इतने में ही वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ फेंग पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो कहती है कि तुमने रिंग अलायंस को ज्वाइन ना करके बहुत बड़ी गलती की, और मैं वही हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं किसी शू याओ को नहीं जानता। अब फेंग हाँ उसके टैग को रोक लेता है, पर तभी वो पीछे किसी ओल्ड मैन की स्पिरिट को देखता है। ओल्ड मैन की स्पिरिट अभी फेंग को ही देख रही थी। फेंग उन्हें देखकर कहता है कि ये कौन है। अब शो याओ भी पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो ओल्ड मैन ये देखकर कहते हैं कि अरे लड़के, क्या तुम मुझे देख सकते हो। वैसे शो याओ को कोई नहीं दिख रहा था। वो कह रही थी शायद तुम मजाक कर रहे हो और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अचानक से उसे कोई एनर्जी पकड़ लेती है। ये एनर्जी उसे हिलने नहीं दे रही थी। वो लड़की चिल्लाती है और फेंग उसे देख लेता है। वो कह रही थी कि फेंग मुझे बचाओ। अब फेंग तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है, लेकिन अब वो एनर्जी फेंग को भी पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि वहां पर वो ओल्ड मैन आते हुए फेंग से कह रहे थे कि अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। वो तुम पर हमला कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो। फेंग तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करता है। ये वही हेवनली थंडर एनर्जी थी। ओल्ड मैन भी ये चीज देखकर शॉक थे, और जब फेंग उस एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करता है तो वो दोनों अब उस ग्रीन एनर्जी से छूट जाते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसके बाद फेंग बेहोश हो चुका था। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। वो तुरंत उसे जगाने के लिए अपनी एनर्जी का यूज करते हैं, मगर अब फेंग अभी भी होश में नहीं आया था। इस वजह से ओल्ड मैन वहां पर लगी हुई मेडिसिन का यूज करने लगते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में उन हर्ब्स को लेकर फेंग की बॉडी में डाल दिया था। मास्टर कह रहे थे कि हजारों सालों में यहाँ पर बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन जितने भी लोग आए थे वो सारे नकली थे। उनके पास ऐसी पावर थी ही नहीं जिसे देखकर कहा जा सके कि हाँ वो पावरफुल है। लेकिन अब तुम यहाँ पर आए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे। इसके बाद वहाँ फेंग के अंदर एक और एनर्जी डालते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी थी और सभी लोग वापस लौट रहे थे। सभी ने बहुत सारी मेडिसिन अपने साथ रख ली थी, मगर वहाँ फेंग अभी भी फॉरबिडन एरिया में बेहोश पड़ा हुआ था और शो याओ अभी भी उसी के साथ थी। लेकिन अभी उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि वो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है और शाम हो चुकी है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हाथ से एक एनर्जी निकल रही है। मगर अब फेंग तुरंत ही याओ को उठाता है, वहां से जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर शो अभी भी इंतजार कर रही थी कि कोई स्टूडेंट बचा हो तो, मगर तभी उनके सामने से फेंग आते दिखता है। साथ ही वो देखती है कि फेंग के हाथ में याओ है और वो बेहोश है। फेंग तुरंत उसे रखता है और बताता है कि वो फॉरबिडन एरिया के अंदर चले गए थे। वो ये बात सुनकर एल्डर शो शॉक थी। वैसे उसे शौक इस बात का लगा था कि क्या फेंग सच में उस जगह के अंदर से जिंदा बचकर आया है। उन्हें लग नहीं रहा था कि ये पॉसिबल है। फेंग बताता है कि पहले हमें इसे ठीक करना होगा, फिर हमें आगे का देखेंगे। असल में याओ की बॉडी में इस वक्त किसी तरह का जहर फैल चुका था। अब एल्डर शू पूछती है कि अंदर क्या था, तो फेंग बताता है कि पूरे में कोहरा ही कोहरा था और उसका जो कलर था वो ग्रीन था। शायद वो जो कोहरा था वो जहरीला था। अब एल्डर शू कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद अब फेंग वहां से लौट कर वापस अपने घर आ गया था, जहाँ भीड़ लगी हुई थी। वो देखकर कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब अंदर आने के बाद वो चू ग्रुप का लीडर फेंग से कहने लगता है कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी सभी के हाथों में लेटर थे, उसमें लिखा हुआ था कि उनके क्लेन में एलिमिनेशन बैटल ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सीधी सीधी मौत थी, लेकिन भी वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ऐसे भी फिर मार दिया जाएगा। इसमें होता यह है कि एक बंदा सामने वाले बंदे से लड़ता है और जो हार जाता है उसे मार दिया जाता है। यहाँ सभी के लेटर में लिखा हुआ था कि सबको वापस अपने घर लौटना है। लेकिन फेंग के फादर ने लिखा था कि तुम्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान दो, यहाँ सब ठीक है। लेकिन फेंग फिर भी घर के लिए निकल जाता है। सब लोग घर पहुंचने के लिए तैयार थे। रास्ता लंबा था, उन्हें पहुंचने में थोड़ी देर हो रही थी। यहाँ क्लेन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे कई लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और वो फाइट अभी भी चल रही थी। इस वक्त जो आदमी चू फैमिली की तरफ लड़ रहा था वो जहाँ तक अभी करंटली दूसरा सबसे ताकतवर आदमी है, मगर वो अभी जिससे लड़ रहा है वो उससे ज्यादा लेवल पर है। वो कल्टिवेशन का तो नहीं पता, पर मार्शल आर्ट के 7th लेवल पर है।
इस वजह से वो चू फैमिली के उस आदमी को बहुत आसानी से हरा देता है और इसके बाद वो उसे उठाकर उसका गला दबाता है और सभी के सामने उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। चू फैमिली के हेड कह रहे थे कि सच में तुम लोग बहुत बुरे हो, लेकिन दूसरी फैमिली का वो आदमी कहता है कि हम बुरे नहीं बल्कि तुम कमजोर हो। अब फेंग के फादर आगे आने को कहते हैं। उनका लेवल अभी 6 है। चू फैमिली के हेड अभी उन्हें बार बार मना कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम अभी 6 पर हो, ये 7 पर, तुम्हें इसे नहीं हरा सकते। लेकिन अब वो जिद कर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर ली थी। वो आदमी भी अभी उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में फेंग वहां पर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे नीचे पटक देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। वो कह रहे थे कि ये तो फेंग है, इसने तो कमाल कर दिया, उसने 7th लेवल के कैलकुलेटर को एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया था। हम देखते हैं कि फेंग अपने फादर के पास आता है और उसके फादर पहले तो उसे उठाते हैं, क्योंकि वो उन्हें घुटने के बल आकर उन्हें थैंक यू कह रहा था हर उस चीज के लिए जो उन्होंने अभी तक उसके लिए करी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो आदमी अभी तक मरा नहीं था, वो खड़ा हो गया था। लेकिन फेंग उसे फिर से बहुत ही ताकत से मारता है, जिसकी वजह से वहां जमीन में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, मगर वहाँ चू फैमिली के हेड देख रहे थे। ये देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन वहाँ चू फैमिली के हेड देख रहे थे कि फेंग सिर्फ 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी 7th लेवल से लड़ पा रहा है। मगर अब उन्हें भी लगने लगा था कि ये नॉर्मल कल्टिवेशन वाली पावर नहीं है। फेंग अपने फादर को वो लेटर वापस करता है और कहता है कि आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा है मैं आ गया। लेकिन अब तभी वो सामने वाली फैमिली का जो हेड था, जो कि फालतू में कह रहा था कि तुम बहुत कमजोर हो, वो कह रहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन फेंग पीछे मुड़ता है, उसे एक लात मारता है, जिस वजह से वो आदमी वहां से जाकर सीधे सामने स्टोन से टकरा गया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बेहोश हो चुका था। फेंग कहता है कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं और कभी भी सेक्टर पर कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले उससे मेरा नाम बता देना। इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।